और अब कसम संविधान की। ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। 9 और 10 तारीख को भारत में G20 समिट है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन नहीं आ रहे हैं। रूस ये बात पहले ही बता चुका है कि यूक्रेन से जो टेंशन चल रही है, पुतिन उसमें व्यस्त हैं। G20 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं यह चीन ने नहीं बताया। बस इतना बताया है कि उनकी जगह पर चीन के प्रीमियर यानी कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे। यानी दिल्ली के मौर्या शेरेटन में जो स्वीट जिनपिंग के नाम से बुक है, उसमें अब ली कियांग रुकेंगे। लेकिन पुतिन और जिनपिंग के ना आने में बड़ा अंतर है। यह अंतर ना आ पाने और जानबूझकर ना आने का है। इसीलिए पुतिन पर कोई हैरान नहीं है और जिनपिंग के ना आने पर हर कोई हैरान है। अक्सर महफिलें इससे भी बड़ी होती हैं कि उसमें मेहमान कितने बड़े आए हैं। तो क्या जिनपिंग का खुद ना आना एक गेम प्लान का हिस्सा है कि G20 के बहाने भारत की इमेज ना चमके, या फिर जिनपिंग का ना आना अपनी अंतरराष्ट्रीय घेराबंदी के बचने का एक तरह से यह बहाना है? क्योंकि कोरोना के बाद से चीन की इमेज दुनिया में बिगड़ी है। अपने विस्तारवाद, सीमाओं के अतिक्रमण, ट्रेड वॉर और आतंकियों पर वीटो पॉलिसी को लेकर उसकी इज्जत दुनिया की नजरों में घटी है। क्या यह भी एक वजह है कि G20 के मंच पर अंतरराष्ट्रीय फजीहत से बचने और अलग थलग पड़ने के लिए जिनपिंग खुद भारत नहीं आ रहे? क्या जिनपिंग को यह भी डर है कि G20 के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी लीड करेंगे और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस उनका साथ देंगे, तो उनके लिए काटो तो खून नहीं जैसी सिचुएशन बन जाएगी? वैसे ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी से छोटी सी मुलाकात के बाद चीन ने अरुणाचल और अक्साई चीन पर एक विवादित नक्शा जारी करके अपनी चिर परिचित हरकतों का परिचय दे दिया है। जिनपिंग आते तो मोदी से बातचीत का अच्छा मौका होता, शायद बात आगे भी बढ़ती, बॉर्डर के साथ बिजनेस पर भी बात होती। तो क्या अब ना आकर उन्होंने खुद ही प्रधानमंत्री मोदी के लिए मैदान नहीं छोड़ दिया है? और बहस में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिनपिंग के खुद ना आने से कूटनीतिक तौर पर भारत का फायदा है या कुछ घाटा भी है। I am disappointed, but I'm going to get to see it. I am disappointed, but I'm going to get to see it. किसी भी देश ने किस लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंटेशन देना है, वो उसकी स्वेच्छा रहती है और कई बार आंतरिक कारण भी रहते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर सुनील सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं JDU के। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। इस वक्त दीपक वोरा साहब आए हैं हमारे साथ, पूर्व राजनयिक हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिन्हा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आरती टिक्कू जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आरती जी आपका भी। आरती जी, क्या कहेंगी जिनपिंग के इस कदम पर? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी तो नहीं हो रही है कि शी जिनपिंग का ने अपना जो रवैया दिखाया है चाइना की, इनफैक्ट कुछ सालों में वो बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं कि जो ओवरऑल उनकी एग्रेसिव पोस्चरिंग और अपने आप को बाकियों से सुपीरियर मानना और दिखाना, और साथ ही साथ एक एरोगेंस जो आई है चाइना में, वो उसी का प्रतीक शी जिनपिंग का जो डिसीजन है वो उसी में साफ हो जाता है कि ये चाइना जो इंडिया के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे स्टैंड ऑफ इतने सालों से है और उसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला हम लोगों को। साथ ही साथ अभी इन्होंने जो हरकत की है ब्रिक्स के बाद, मैप जो उनका अपना निकाला उन्होंने, इंडियन टेरिटरी को भी उन्होंने अपना ही दिखाया, वो यही दर्शाता है कि चाइना लगातार एक एक्सपेंशनिस्ट, एग्रेसिव, इंपीरियलिस्टिक एंटिटी है। वैसे ही टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन सिस्टम है शी जिनपिंग का। तो अब ये एक तरह से तो इंडिया चाइना की जो टेंशन है वो एक फैक्टर है इस डिसीजन में। दूसरा फैक्टर मुझे ये भी लगता है कि ये जो एरोगेंस है कि हम सुपीरियर है और बाकियों को नीचा दिखाने की,
तीसरी जो मैं कहूंगी कि जो उनकी आप रवैया देखिए, ताइवान पे जो उन्होंने रवैया लिया है, पूरी दुनिया को धमका के रखा है कि कोई बात भी नहीं कर सकता ताइवान पे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात होती है तो शी जिनपिंग और इनकी जो पूरी सरकार है जम्मू कश्मीर पे बड़े बड़े लेक्चर सुनाती है भारत सरकार को, और ये इनको आपत्ति हुई कि G20 मीटिंग हमने जम्मू कश्मीर में क्यों की, और प्रधानमंत्री ने बहुत ही सुंदर उन्हें दिया कि भारत के हर एक अंग में जो इम्पोर्टेंट है, जहां पे पूरे देश में, वहां G20 की मीटिंग क्यों ना हो। हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, हम कोई वो उस नजर से नहीं देखते हैं अपने रीजन्स को, हर रीजन में मीटिंग्स हो रही है। पर साथ ही साथ ये कहूंगी कि शी जिनपिंग का अब पूरी दुनिया में आप ये मत समझिए कि इससे कोई वाहवाही होगी, इनफैक्ट पूरी दुनिया में शी जिनपिंग पर थूका जाएगा, क्योंकि वो ये दिखा रहे हैं दुनिया को कि वो एक टीम प्लेयर नहीं है, वो दुनिया के साथ टेबल पे कंसेंसस नहीं बनाना चाहते, वो दुनिया के साथ बैठ के बात नहीं करना चाहते। तो उनके साथ ऑलरेडी देखिए, चाइना का जब से वुहान लैब से लीक हुआ कोरोना वायरस पैंडेमिक जब से हुआ है, तब से पूरी दुनिया जो है चाइना पे सवाल खड़े कर रही है। साथ ही साथ उनका जो साउथ चाइना सी पे जो कब्जा जमाने की कोशिश है, उस पे सवाल हो रहे हैं। ताइवान में जो अपना कब्जा जमाने की कोशिश में लगे हैं, वो चाहते हैं कि वो ताइवान को हड़प ले, उस पे सवाल है। तो बहुत सारे इश्यूज जो है चाइना के आज की डेट में दुनिया खुश नहीं है। लेकिन मेजर जनरल सिन्हा, एक सवाल इस बात को लेकर भी है, क्योंकि आरती टिक्कू कह रहे हैं कि कश्मीर में G20 की बैठक, अरुणाचल में बैठक, ये चीजें जाहिर बात है पाकिस्तान को भी चुभने वाली हैं, चीन को भी चुभने वाली हैं। लेकिन क्या इस वक्त जिनपिंग भारत ना आकर रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब इनका G20 में उतनी चमक दमक है नहीं जितनी ये बताते हैं? राम मोहन जी, जय हिंद। जय। देखिए, जो आपका सवाल है कि क्या ये हाईजैक करना चाहते हैं, हमारी प्रेसिडेंसी है जो G20 की, उसको हाईजैक करना चाहते हैं। तो देखिए कैसे वो हाईजैक करेंगे। आपको सबको पता है कि ये जो G20 है ये इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक फोरम है, और ये 99 में हुआ। इसके पहले तो बाली में हुआ था ना, ये अक्टूबर के समय शी जिनपिंग गए थे, वहाँ गए थे बाली में। ब्रिक्स में भी अभी होकर आए हैं। अभी क्या हो गया, सबसे पहली बड़ी बात तो ये जानकर कब इन्होंने, चाइना ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला था कि हमारी एक बायलैटरल मीटिंग हो ब्रिक के साइडलाइन में। इंडिया ने इनकार कर दिया। इंडिया ने ये बताया, क्योंकि उसके पहले 19th जो राउंड ऑफ टॉक है हमारे कोर कमांडर लेवल की, वो हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारी आपकी बायलैटरल रिलेशंस डिपेंड करती है कि बॉर्डर के ऊपर में क्या हो रहा है, इसके ऊपर में तय करेगी। तो इंडिया ने पहली बार, क्योंकि इसके पहले तो हम उनको मौका दिया, जब वो आए थे डोकलाम के में हुआ था जब आपको स्टैंड ऑफ, तब हमारे प्रधानमंत्री वहां भी गए थे, उनको समझाने की चेष्टा की थी। आज उनकी जो झुंझलाहट है, उभरते हुए भारत अंडर मोदी और डूबते हुए चाइना का जो एक, और कि वो साइडलाइन हो जाएंगे। अब बताइए, आज के दिन में एक कॉर्नर हो जाएंगे। आप ब्रिक्स में देखिए, उनकी ब्रिक्स में जब बिजनेस मीटिंग होती है तो नहीं आते, वो नहीं मिलते वहां, ब्रिक्स में नहीं आते हैं। वो फेस नहीं करना चाहते कैमरा को, अब लोगों से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी सारी डिप्लोमेसी, उनकी जो उल्फ डिप्लोमेसी थी, उनकी जो राइज थी, यो हम कहेंगे कि हम यूनिपोलर वर्ल्ड का एक सपना था कि हम तो सबको छोड़ जाएंगे, मल्टीपोलैरिटी को मानते नहीं। देखिए, ये चीज को समझने की हमें चेष्टा करनी है। यदि हम पुतिन को कहेंगे पुतिन नहीं आ रहे, तो पुतिन साहब तो बाली में भी नहीं गए थे G20 में। उनके देश के अंदर में मेजर वॉर चल रहा है, वो ब्रिक्स में भी नहीं गए। तो ये कहीं नहीं है, आज अलग थलग हो गए। देखिए G20 जो है,
इतनी बड़ी संस्थाएं हैं जिसमें 19 देश हैं और उसमें पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन का एक संगम है। G20 तब बनता है और उसके बाद इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। ये तो कहते हैं ना कि हम इकोनॉमिक पावर हाउस हैं, इकोनॉमिक डाउनटर्न कैसे फेस करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, उनके देश में तो पूरा उथल पुथल हो रखा है। वो तो अंडर उनका ये जो था वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव जीरो हो चुका है। उनका जो डेट ट्रैप फंसाना चाहते थे वो वहां पर अभी क्रेडिट ट्रैप में फंसे पड़े। अब मैं आप कैसे फेस करेंगे बताइए। बिल्कुल दीपक वोरा साहब को इन कराना चाहता हूं चर्चा में आप पर। वोरा साहब, सवाल वही कि क्या इसके पीछे की स्ट्रेटजी जिनपिंग सोच रहे हैं? क्योंकि जाहिर बात है कि फैसला तो सोचा समझा हुआ है और इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रणनीति है। आभारी हूं सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस यस, लाउड एंड क्लियर। ओके ग्रेट। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। जब आपके चैनल पर आता हूं, जनरल साहब होते हैं, मिस्टर कू होते हैं, दूसरे आपके विशेषज्ञ, आप खुद हैं, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी मुझसे कहीं ज्यादा। मैं न्यूयॉर्क में हूं और जरा मौसम का हाल सुन लीजिएगा। सुबह के 11:15 बजे हुए हैं, 12 डिग्री सेल्सियस तापमान है और वर्षा हो रही है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर पिंग पोंग साहब नहीं आ रहे, इसके 3 कारण। दोबारा कहें कौन नहीं आ रहा है? और मैं ये भी चेतावनी दे दूं, आपने मौसम का हाल बता दिया, मैं ये भी चेतावनी दे दूं कि अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। दीपक वोरा साहब आप जहाज उड़ाने वाले हैं। धन्यवाद सर। ये डिंगलिंग पिंग पोंग डिंग डोंग जो भी इसका नाम है, ये नहीं आ रहा है। इसके 3 कारण है। सबसे पहले उसकी डोमेस्टिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब है सर। आप जानते हैं इकोनॉमी खत्म हो गई है, प्रॉपर्टी सेक्टर बर्बाद हो रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम जो है अब तो है ही नहीं वहां पर, और लोग सड़कों पर बगावत कर रहे हैं। एक चीज याद रखिए सर, 50% से ज्यादा चाइनीज जिनके पास यूनिवर्सिटी डिग्रीज हैं वो इस समय बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। और याद रखिए कि जो बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस दुनिया में हुई हैं, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, रशियन रेवोल्यूशन या चाइनीज रेवोल्यूशन 1949 या अरब स्प्रिंग, सब यंग लोगों ने किया। आप देख रहे हैं कि नीजर और बुर्किना फासो और गेबोन में जो लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, यंग लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड, अनएम्प्लॉयड। टिंग डोंग पिंग पोंग को बहुत डर है कि ये लोग सड़क पे उतरेंगे और मैं वापस नहीं जाऊंगा। और तीसरी चीज, बेवकूफों की तरह एक उसने मैप पब्लिश कर दिया जिसमें भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चीन का हिस्सा दिखाया गया है। तो सर आप मुंबई की बीच से नीचे उतरेंगे तो चाइना में पहुंच जाएंगे, मलेशिया की बीच पे जाएंगे तो सामने बिल्कुल चाइना है। बेवकूफ आदमी है। और ये अभी किया है जब G20 का समिट होने वाला है, आसियान का समिट हो रहा है, यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग कल 5 सितंबर को शुरू हो रही है। ये बिल्कुल बेवकूफ है, इसमें कोई चतुराई नहीं है, बेवकूफी है साथ। तो इसीलिए ये यहाँ पर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी चीज सर, हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आप जानते हैं कि हेल्थ की इशू है, क्लाइमेट की इशू है, इकोनॉमिक रिकवरी की इशू है, एनर्जी की इशू है, फूड सिक्योरिटी की इशू है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने चाइना है। और अगर चाइना नहीं आ रहा तो हम लोग बाकी मुद्दों पर बातचीत कर सकेंगे। तो इसने बड़ा अच्छा किया है, ये नहीं आ रहा है और इसको चाहिए आप चाइना में बैठे और कहीं नहीं जाए, क्योंकि फिर इसकी प्रेजेंस से डिसरप्शन होता है। जब ये नहीं होता तो बड़ी अच्छी तरह से मीटिंग्स चलती हैं। अब जो बाइडेन साहब आपको पता आ रहे हैं, वो मिलना चाहते थे, बाली क्यों, उनका G20 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मिलना चाहते थे डिंगलिंग से, क्योंकि उनका जो बेटा है शिकारी, उसका शिकारी ने क्या नाम है उसका, हंटर बाइडेन, उसने तरह तरह की चीजें की हैं चाइना के अंदर, तो वो उसके साथ बातचीत करना चाहते। सारी दुनिया ये जानती है, जितना मर्जी स्पिन आप इसको दे दीजिए। आज अमेरिका में पहली बार मैं देख रहा हूं व्हाइट हाउस के बयान के बाद कि अब लोग बात कर रहे हैं अबाउट इंडिया एंड G20। एंड फाइनली सर 11 तारीख को 12 तारीख को आप लोग भूल जाएंगे, मीडिया कवरेज इसकी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक टेक अवे रहेगा। मैंने अपनी जिंदगी में 50 साल हो गए डिप्लोमेसी में सर, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में मैं गया हूं, अगले दिन भूल जाते हैं। एक चीज सबके साथ रहेगी, एक ही इसको जन भागीदारी बना है पूरी दुनिया के लिए भारत ने, और दूसरा डिजिटल वर्ल्ड जो हमारी नई दुनिया आ रही है उसमें भारत ने सबको बता दिया है ये हमारे साथ हमेशा के लिए रहेगा। टिंगलिंग को इससे बहुत डर लगता है, नहीं आ रहा है टिंगलिंग, थैंक यू वेरी मच, शेयर शेयर जैसे हम मैंड्रिन में कहते हैं, प्लीज डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाओ, अपने देश में बैठे रहो और डूब जाओ। सुनील सिंह को मैं इन कराना चाहता हूं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी और इसके पीछे स्वाभाविक है कि आप अपने मातहत किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बड़ी रैंक होती है देश की, लेकिन प्रेसिडेंट सर्वोच्च है। अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो आपको लगता है कि G20 के रंग में कोई असर पड़ेगा, या वैश्विक पटल पर यह कहा जाएगा कि नहीं पुतिन नहीं आए, जिनपिंग नहीं आए, ऐसा G20 किस काम का?
देखिए, हम होस्ट और मेजबान राष्ट्र हैं, तो निश्चित हम चाहेंगे कि हमारे गेस्ट सब आएं, और शी जिनपिंग आते तो अच्छा रहता। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, इनके पीछे उनकी बात नहीं मानिए। हमारे यहाँ जो मेजबान प्रधानमंत्री हैं 56 इंच के सीना वाले, ये G20 के मीटिंग का भी मार्केटिंग में लग जाते हैं। जब G20 का होस्ट मिला तो होस्ट होना एक रोस्टर के द्वारा टर्न बाय टर्न मिलता है। उसकी ऐसी मार्केटिंग की कि भाई मोदी जी ने ही करा दिया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। ये दूसरे के कॉस्ट पर अपने ताली पिटवाते हैं। और जहां तक फॉरेन पॉलिसी के बारे में अपनी वो बघाड़ते हैं, पहली बार ऐसा है कि भारत के गलत विदेश नीति के कारण भारत का सारे देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं है, खासकर पड़ोसी देश के साथ। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक भी पड़ोसी देश हमारा मित्र देश नहीं है। यहाँ तक कि नेपाल जो हमारा मित्र हुआ करता था वो भी आज मित्र नहीं है, चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। और इसमें अपने में झांकने के बजाय हम गाल बजाते रहते हैं, हमारा ये हमारा वो। सुनील सिंह जी, चाइना पाकिस्तान नहीं, सुनिए ना, कोई तो रहेगा। नेपाल था ना, नहीं उस पे मैं नहीं, नेपाल था ना, लेकिन चाइना और पाकिस्तान कभी मित्र रहे हैं क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनिए ना, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए प्लीज। आप अपने में इस तरह से हैं कि आप अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को आपको सफाई देना पड़ रहा है कि ये मेरा अभिनंग है। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आप कि ये सब चीजों पर इन्वेजन है। आप कहते हैं कि चाइना ने मेरा एक भी इंच नहीं लिया। नहीं, और आपको पता है डॉक्टर सुनील सिंह, क्या चाइना ने पहली बार अक्साई चिन्ह पे क्लेम किया है या पहला नक्शा ये आया है? हमारा रेजोल्यूशन है ये तो। सफाई जैसी क्या स्थिति? हम गाल नहीं बजाएंगे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि अक्साई चिन्ह को लेकर क्या पहला दावा है चाइना का, या अरुणाचल को लेकर पहला दावा है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप समाधान नहीं ढूंढ सकते तो अपना बड़ी बड़ी गाल नहीं बजाइए कि मैं बाघ मारा, शेर पछाड़ा, इसको ऐसे किया। अरे चाइना तो अपने नक्शे में क्या किया ये देखिए। चाइना अक्साई चिन्ह पर हजारों एकड़ हमारी जमीन लेके बैठा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लड़ाई करें, मगर आपकी कूटनीति कहां गई? कि आप तो बड़ाई में लगे हुए हैं कि 1 इंच मेरा जमीन लेगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो कोई भी अगर देश का राष्ट्रपति आएगा तो एक ऐसे भांजने वाले, एक ऐसे मेगालोमैनिया, 56 इंच के सीना वाले, लेकिन ये भी दर्शकों के लिए बहुत क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर सुनील सिंह से इस पे बातचीत आगे करेंगे, लेकिन ये सवाल लेके जाता हूं प्रोफेसर संगीत रागी के पास। ये क्लेम तो चाइना का 1959 से है, 1959 से वो ये क्लेम कर रहे हैं, और 1959 के बाद कई प्राइम मिनिस्टर आए, बदल गए, सरकारें बदल गई, लेकिन जो क्लेम झूठा है वो झूठा ही रहेगा। क्या अब भी लगता है संगीत रागी कि इस विषय को लेकर चीन ऐसा है जो नहीं आएगा इतनी बड़ी मीटिंग में, या उसके पीछे की वजह कुछ और है? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो कोई आज की नहीं है, बहुत पहले से है। आप बीएन मलिक की आप पुस्तक पढ़िए, माई ईयर्स विथ नेहरू। जिस झील के बारे में आज हम बात कर रहे थे वो 62 में ही उसके कब्जे में आ गया था। दूसरी बात, चाइना जो अपने मैप में जो बार बार दिखाता है, इस कारण से उसका सोवियत यूनियन के साथ भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और आज के भी नक्शे में उसने सोवियत यूनियन के अंदर जो टेरिटोरियल हिस्सा है उस पर भी एक डिस्प्यूटेड एरिया को उसने अपने नक्शे में डाल दिया है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति आज के दिन में बहुत खराब है, हम किसी पड़ोसी से अच्छे संबंध नहीं रख रहे हैं, तो आप अच्छे पड़ोसी संबंध रख लीजिए, आप अपनी सारे राष्ट्रीय हितों को गिरवी रख दीजिए और उसके बाद अच्छे संबंध रख लीजिए। आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक मत कीजिए, आप अच्छे संबंध बना सकते हैं। आप जो है वो नेपाल के को अपनी टेरिटरी सौंप दीजिए, आप अच्छे संबंध बना सकते हैं। भारत सरकार की नरेंद्र मोदी ने आंखों में आंख डाल करके चाइना से बात किया है। गलवान हो या अन्य क्षेत्र, उसको उसी के ईंट को जिसे कहते हैं पत्थर की भाषा में जवाब देना। और जिनपिंग के लिए ये समय नहीं मिल रहा है, चाइना के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि हम नरेंद्र मोदी को टैकल कैसे करें। आपने अभी हाल में ही देखा था कि मालाबार एक्सरसाइज किया, जिसमें सारे क्वाड के जो बड़े देश थे उसमें लगभग सभी ने इसमें हिस्सा लिया। तो भारत जो है, जो अपनी पहले
इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना आकर के जो बहुत हस्तक्षेप करने की बात करता था, आज भारत जो है वो अपनी टेरिटरी से बाहर जाकर के भी। संगीत रागी साहब के पास मैं वापस चलूंगा क्योंकि उनकी बात अधूरी रह गई थी और सवाल यह था रागी साहब आपसे, डॉक्टर सुनील सिंह का, कि भारत की कूटनीतिक विफलता है कि तमाम जो देश हमारे पड़ोसी भी हैं वो भी हमारे दोस्त नहीं हैं। देखिए, इस पैनल पर बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी बात पर वो सब हंस रहे होंगे, क्योंकि कोई भी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने वाला या डिप्लोमेसी को समझने वाला उस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग डॉक्टर सुनील सिंह जी ने किया। तो स्वाभाविक है कि वो जेडीयू के प्रवक्ता हैं और वो राजनीति से प्रेरित उनकी बात है। रही बात जहां फॉरेन पॉलिसी की बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी आज से पहले इतनी अच्छी और इतनी स्पष्ट थी। हमने बहुत साफ कर रखा है, इसे हम रियलिस्ट पॉलिसी कहते हैं। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। हम बड़े बड़ी बातें भी कर रहे हैं, वन प्लेनेट, वन अर्थ, वन ह्यूमैनिटी, ये भी हम जिक्र कर रहे हैं। ये हमारे आने वाले विश्व के लिए, ये सामूहिक मानवीय चेतना के लिए है। लेकिन चाहे वो अमेरिका दबाव डाले, चाहे वो यूरोपियन दबाव डालें, यदि हमको रसिया से आर्म्स इंपोर्ट करना है तो हम कर रहे हैं। यदि ऑयल प्राइसेस, यदि ऑयल इंपोर्ट करना है तो हम कर रहे हैं। और जब हमको जरूरत लगती है कि हम रसिया से ऑयल इंपोर्ट कट डाउन करें और रूपी का जो निगोशिएशन है, यह संभव नहीं है, तो हम उसी समय एकदम तुरंत निर्णय लेते हैं। हम इसकी परवाह नहीं करते हैं कि पुतिन क्या समझेंगे, जिनपिंग क्या समझेंगे और फला क्या समझेंगे। भारत के राष्ट्रीय हित में क्या इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी से बेहतर इसके लिए किसी आदमी ने, किसी व्यक्ति ने, भारत के प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का साहसिक निर्णय नहीं किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बेशक राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो आज से नहीं, जेडीयू के खुद प्रवक्ता आज से जब भारतीय जनता पार्टी के साथ राज्य में सरकार बना रहे थे, राज्य में सरकार में थे, तो वही भारत की विदेश नीति की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे और कहते थे नरेंद्र मोदी ने भारत को ग्लोबल मैप पर जिस प्रकार से प्रतिष्ठित किया है वो किसी से नहीं किया है। आप भारत के प्राइम मिनिस्टर का जो आप बॉडी लैंग्वेज एनालाइज कीजिए, आपकी कैसी स्थिति है, दुनिया के कंट्री का रिस्पॉन्स देखिए। जिनपिंग वगैरह अपवाद हैं, जिनपिंग से आप उम्मीद मत कीजिए। जिनपिंग वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी वही काम कंसीड कर ले 10 सेकंड में जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व किया करता था, वो अंदर टेरिटरी के अंदर घुस जाए, इसके बावजूद भी वो निगोशिएशन के लिए जाते थे। भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा करने से मना कर दिया है। भारत की स्पष्ट विदेश नीति है। अब मैं डॉक्टर सुनील सिंह को एक्सप्लेन कराना चाहता हूं, फिर चाइना के रिजर्वेशन के बावजूद जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क है बॉर्डर पर, वो भारत ने वो जाल बिछा दिया है जो 75 साल में किसी प्रधानमंत्री ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। जिस प्रकार के आर्म्स एंड एम्युनिशंस जो है वो बॉर्डर पर ले जाकर के भारत ने खड़ा कर दिया है। आज चाइना के भी दिलों में सेरन है कि आने वाले दिनों में हम भारत से उलझ सकते हैं या नहीं उलझ सकते हैं। क्वाड के सहारे उसकी इतनी बड़ी घेराबंदी कर दी है कि क्वाड का एक डिफेंस सिस्टम में, कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम में यदि परिवर्तित करके चाइना को एक टैक्टिकल रिस्पांस दे सकता है, इसलिए उनकी नींद उड़ी हुई है। और कल भारत जाकर के, अंतिम बात, कल भारत जाकर के यदि वन चाइना पॉलिसी को यदि कंडेम कर दे और उसे मानने से स्वीकार कर दे, यकीन मानिए जिनपिंग के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि एक तर्क यह भी है कि जब हम रशिया से प्रतिबंधों के बावजूद जो अमेरिका और यूरोप ने कहे थे उससे बावजूद हम व्यापार कर रहे हैं, बावजूद ऑयल खरीद रहे हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन डिनर भी होस्ट करते हैं, तो उसकी भी भव्य तस्वीरें और विजुअल्स वो भी शायद आपने देखे हों। तो ये दोनों चीजें अगर एक साथ चल रही हैं और जो प्रोफेसर संगीत रागी कह रहे हैं, तो आप किस तरह की डिप्लोमेसी चाहते हैं, किस तरह की कूटनीति विपक्ष चाहता है? मैं ये भी बता दूं कि हमने ये भी देखा है कि जोहानिस के जी देखिए, हमने ये भी देखा है कि जोहानिसबर्ग में हवाई जहाज से हमारे 56 इंच के सीने वाले 15 मिनट तक नहीं उतरे कि कोई उन्हें रिसीव करने नहीं आया। और ये चीज हम जुमलेबाजी करें कि आंख में आंख दिखा के करते हैं, ड्रैगन डर के भाग गया। सच्चाई ये है कि मोदी राज में चाइना ने हमारे हजारों एकड़ जमीन को
कब्जा कर रखा है। देखिए, बड़ी बड़ी बातें करने से बढ़िया है कि हम प्रैक्टिकल बातों पर आएं और अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखें। अब हम व्यापार करते हैं रूस से, और हमें अगर अमेरिका डिनर पे बुला लेता है तो हम अमेरिका से किस कारण से, इस कारण से क्या मतलब साबित होता है? सच्चाई ये है, जो सच समझें। मैं ये नहीं कहता हूं कि चाइना से आप लड़ जाएं, मगर मैं ये कहता हूं कि इस मामले में जुमलेबाजी बंद करें। ड्रैगन को आंख दिखाया, आंख में आंख मिलाया, ड्रैगन भाग खड़ा हुआ, ये सब सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर की तरह बातें नहीं करना। हम लोग को प्रैक्टिकल है कि शी जिनपिंग अगर नहीं आ रहे हैं तो इनके कारणों में विदेश मंत्रालय जाए और अपनी मीटिंग को सफल करने के लिए जो भी उचित कदम उठाना हो उठाएं। किसी एक जुमलेबाजी करके एक यहाँ वहाँ बात करने से फायदा नहीं होने वाला है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना है। ये मामला राजनीति से परे है, राजनीति से ऊपर। दीपक बोरा साहब, क्या क्या राजनीतिक जुमलेबाजी हो रही है? राजनीति, एक छोटी सी टिप्पणी बोरा साहब के बाद तुरंत बात। जी जी, देखिए राम मोहन जी, जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, ये भारतीय विदेश नीति की सरदर्दी नहीं है, ये उसका फेलियर नहीं है, ये जिनपिंग का फेलियर है, क्योंकि वो वर्ल्ड लीडर्स को फेस करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, वो यूक्रेन के मामले में क्या जवाब देंगे, वो डेमोक्रेसी के मामले में क्या जवाब देंगे, वो कोरोना के मामले में क्या जवाब देंगे? उनको बहुत सारे लेकिन प्रोफेसर रागी अभी ब्रिक्स में भी गए और तमाम वर्ल्ड लीडर्स वहां पे भी थे, तो एक पॉइंट ये भी है, वर्ल्ड लीडर वहां उनको देखिए, ब्रिक्स जो है वो मूलतः रसिया और चाइना का ही ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, भारत तो उसमें एंट्री करके उनके जो खलल डाल रहा है, उनको वो जो चाहते हैं वो होने नहीं दे रहा है। जैसे उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को ये काउंटर करने के लिए ब्रिक्स को खड़ा किया है, यहां उनको G7 के बड़े बड़े देशों को सामना करना पड़ रहा है। इंडोनेशिया को मैं दीपक बोरा साहब के पास जाना चाहता हूं। दीपक बोरा साहब, दुनिया के नेताओं का सामना नहीं करना चाहते हैं जिनपिंग, इसलिए शायद बच रहे हैं, क्या ये निष्कर्ष ठीक है? सर, जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है, मैं उनसे बहस नहीं करूंगा। ऑब्वियसली डिप्लोमेसी के बारे में उन्हें थोड़ी जानकारी अपनी बढ़ा लेनी चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह से किए जाते हैं। मैं आपसे इतना कहूंगा सर कि पिछले 6 जो समिट हुए हैं G20 के, 4 में मैं मौजूद था इन अ डिफरेंट कैपेसिटी। मुझे एक भी चीज याद नहीं है जो अग्रीमेंट वहां पे हुए थे, ना आपको याद होंगे ना किसी और को याद होंगे। और ये जो अब समिट जो दिल्ली में हो रहा है, इसके जो अग्रीमेंट है, हफ्ते के बाद खूब एनालिसिस आएंगे, सब लोग भूल जाएंगे, लेकिन 2 चीजें याद रखेंगे कि G20 को नरेंद्र मोदी ने G200 बना दिया था। 125 देश पार्टिसिपेट किए थे वर्चुअल समिट में, ग्लोबल साउथ का, जनवरी में। सर, मैं तो जानता हूं, न्यूयॉर्क में बैठा हूं, गिनी बिसाऊ फॉर एग्जांपल, 3 अफ्रीकी देश हैं जहां मैं विशेष सलाहकार हूं। गिनी बिसाऊ की आवाज कौन सुनता है? उनकी आवाज पहुंचती है बड़े देशों तक, सुनता कोई नहीं है। उनका राजदूत खड़ा होकर यूएन में कुछ कहता गया, चुप करके बैठ जाए, कहां है गिनी बिसाऊ, कहां से आ गया? तो जब हमने उनकी बात सुनी और उनकी बात उठाई, सर, तीनों देशों में, एंड आई वांट टू से दिस ओपनली, तीनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने या मिनिस्टर्स ने मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं स्पेशल एडवाइजर हूं, फोन करके कहा, मिस्टर एम्बेसडर, हम भारत का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमारी आवाज उठाई है। और फिर ये भी बोले सर, तीनों देशों के लोग ये कहे कि हमने चॉइस कर लिया है, इंडिया इज आवर पार्टनर। और मैं हमेशा की तरह मुस्कुरा के वही जवाब देता हूं, यही है राइट चॉइस बेबी, आपने भारत को चुना है, हम कभी धोखा आपके साथ नहीं करेंगे। तो G20 का ये जो समिट है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सर, ये कहीं नहीं जाने वाला। आने वाली दुनिया ये है, आपका देश है जहां 50 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस एवरी डे होते हैं। अपने पॉलिटिकल लीडर्स को ये समझाइए सर। और दूसरी चीज कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया को G20। बिल्कुल, के सिन्हा साहब के पास में चलना चाहता हूं। सिन्हा साहब, जब भी चीन का जिक्र आता है तो ये भी जिक्र आ जाता है, जैसे अभी डॉक्टर सुनील सिंह कह रहे हैं कि हमारी हजारों एकड़, अब इस हजारों में कितने हजार हैं ये सिंह साहब बताएंगे बेहतर, लेकिन ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि चीन ने बहुत सारी जमीन हमारी एक्वायर कर रखी है और हम उसे पीछे नहीं धकेल पा रहे। कितनी सच्चाई आपको लगती है? राम जी, देखिए, जो बात कह रहे हैं कि चीन ने हमारी 1000 किलोमीटर की जमीन ले ली, तो जरूर, जब ये नहीं हुआ कि ये 2020 के बाद ली है, 2020 के बाद 1 इंच धरती लेने की उन्होंने ट्राई की थी, वो गलवान में,
क्योंकि गलवान पेट्रोलिंग पॉइंट और इन जगहों का मैं इंचार्ज रहा हूं एज ए मेजर जनरल ऑपरेशंस। एक जमीन में पैर कदम इधर 20 जवानों ने शहादत दे दी। उन्होंने थोड़ा सा ट्राई किया था पैगैंगसो के अंदर में, जो फिंगर्स की बात होती है, कैलाश रेंज पहली बार गए 62 के बाद, कैलाश रेंज उन्होंने हमारे से अख्तियार कर लिया था मैल्डोगा रीजन। वो भारत ने कैलाश रेंज पे गए यांगसे में, और आज हमारे सेना के सारे चीफ्स और जो एक्चुअली वो 1 इंच जमीन की नहीं गई है। हाँ, अक्साई चिन तो हमने लूज किया, और हमारे जो सस्काम वैली है जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, ये हमने लूज किया है। हमने 62 की लड़ाई के बाद भी जब जब भारत की सेनाओं ने, चाहे वो 65 में हो, उसके जस्ट 87 में हो, जब जब करने की ट्राई की है उसको रोका गया है। तो देखिए, ये जो बैठ करके टीवी चैनलों में झूठी खबरें उड़ाते हैं, हमारी 1 इंच धरती नहीं, हम चैलेंज कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है उनको ना, आज हम ये कहते हैं, और आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 पार्लियामेंट के अंदर में जब ये बात चलती है 370 और 35A में, और ये कहा जाता है पीओके हमारा है, और पीओके को जब हम कहते हैं तो अक्साई चिन को ही बात होती है, तो मिर्ची तो लगेगी। और मिर्ची लगने के लिए उसने ट्राई तो जरूर किया कि आके बैठ जाए हमारे इन जगहों में। ठीक है, आज जिस तरह से डॉक्टर सुनील सिंह कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। सुनील सिंह जी बोलिए। वो क्या कहेंगे? मैं बस उनसे यही पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से, क्या मोदी राज में हमारे हजारों एकड़ जमीन चाइना ने ली रखी है कि नहीं? एक शब्द में, एक लाइन में वो बताएं, उन्हें अगर बहुत जानकारी है तो। देखिए, जुमलेबाजी करने से काम नहीं चलता है। आप हमारे फौज के हमारे अफसरों को आप तौहीन कर रहे हैं जब हम कहते हैं कि एक सेंटीमीटर जमीन नहीं गई, और ताल ठोक के कहते हैं लोग, तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? क्या प्रूव करना चाहते हैं? में दिखाएं ना, मोदी राज में जमीन को बताइए जाकर। मोदी, मैं फिर से दोहराता हूं, मैं फिर दोहराता हूं, क्या मोदी राज आप में क्या दोहराएंगे? आपके झूठ दोहराइएगा। हजारों एकड़ जमीन ली है कि नहीं? पे आप बात करना चाहते हैं आप? ठीक है, इस अविश्वास का कारण क्या है? मैं बस यही जानता हूं की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि यह सवाल ऐसा है जिस पर विपक्षी दल मानने वाली बात नहीं है, किसी की भी नहीं। जब संसद में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने कहा तो नहीं माने, तो शायद फिर किसकी बात मानेंगे? जी न्यूज़।